हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो एवरीवन इज़ गुड। तो बेटा आज हम लोग जो जा रहे हैं पढ़ने वो है एनटीए टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस 1 हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस का जो पहला है वो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बेटा? पहला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है, क्वेश्चन नीचे है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज शोन इन फिगर। ठीक है, ये दिखा है। उसके बाद क्या कह रहा है, विच ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन इन फिगर कुड बी रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ द सेम बॉडी। ठीक, तो मोशन होने के लिए क्या होना चाहिए बेटा? उसका स्लोप कॉन्टिन्यूसली चेंज होना चाहिए। ठीक है, स्लोप मतलब क्या होता है आप वेरिएबल नोन होंगे। ठीक, स्लोप का मतलब हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं चेंज इन द वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर एक्सेलरेशन की बात करेंगे और अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, तो ये दिया हुआ है आपके लिए प्रॉब्लम और ये 4 सोल्यूशन दिए हुए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं बेटा क्या क्या है होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले सोल्यूशन में हम लोगों को जो मिलना चाहिए वो वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है dx अपॉन dt। x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट को। t रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। और v इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। ये वाला फॉर्मूला बेटा तब लिखते हैं जब आपका क्या हो, डेफिनिट पाथ हो, यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो वो डेफिनिट मींस स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो किसको फॉलो करेगा? v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। ठीक, अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, कहीं पर जाकर 0 हुआ फिर डिक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, इसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फिर उसके बाद वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है बट इन रिवर्स डायरेक्शन। ये निगेटिव है, देखो माइनस बढ़ता हुआ चला जाएगा ना नीचे, 0 से नीचे आप जितने जाएंगे तो ये -1 2 3 जो भी होगा वो इंक्रीज करता हुआ चला जाएगा, लेकिन क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन में। इन द सेम वे बेटा ये डिक्रीज हुआ, 0 पे आया फिर से इंक्रीज हो गया। अब यहां पर देखते हैं क्या है, देखो टाइम दिया हुआ है आपके लिए बेटा 2 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड 6 8 10। 5 क्यों बताया मैंने? 5 को अगर देखोगे बेटा, 5 को अगर हम लोग देखें तो यहां पर 5 पर आपके लिए ऑब्जेक्ट क्या हो गया है, रुक गया है 5 सेकेंड पे। ध्यान से देखो, ऐसे कोई भी चीज आपने फेंकी, ठीक ऐसे, तो ये 5 सेकेंड पे गया बेटा, यहां रुक गया फिर नीचे की तरफ आया। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या डिनोट कर रहा है, जो डिस्प्लेस्ड हो रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है, आप जानते हैं हम लोग को निकालना है स्लोप। ठीक है, तो ये dx अपॉन dt क्या डिनोट कर रहा है, स्लोप को डिनोट कर रहा है। तो यहां से अगर देखा जाए बेटा 0 से 5 सेकेंड तक, 0 से 5 सेकेंड तक हमारा स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, हमारा स्लोप क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि 5 पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो भाई यहां पर वेलोसिटी 0 पे क्या थी, वेलोसिटी मैक्सिमम थी, धीमे होते 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 4 पे और धीमे हुई, 5 सेकंड पे जब पहुंची तो वेलोसिटी क्या हो गई, रुक गई। तो जब वेलोसिटी यानी कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0 हो गया तो डिस्प्लेसमेंट उस टाइम पर कितना था, मैक्सिमम था। तो बात समझ में आ गई। ये उल्टा भले तुमको दिख रहा होगा लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी कम होते हुए कहां पर, यहां पर पहुंची जब 5 सेकंड पर, तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको, इससे बेटा ये पता चल रहा है कि हमारे लिए जो स्लोप है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो 0 से 5 सेकंड के लिए स्लोप क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। यहां पर देख लो किसी में स्लोप डिक्रीज हो रहा है, ये है एक, यहां से लेकर यहां तक स्लोप डिक्रीज हो रहा है, यहां से लेकर यहां तक स्लोप डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्या डिनोट कर रहा है, 0 से 5 सेकंड, 0 से 5 सेकंड। ठीक, ये हो गया। तो यानी कि पहली चीज, ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए। अब आ जाते हैं बेटा आगे 5 से 10 सेकंड पर। अगेन तो 5 से 10 सेकंड फिर से ऑब्जेक्ट कहां पर आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो जब नीचे की तरफ आ रहा है तो ऑब्जेक्ट अब क्या करेगा, यहां पर देखो 5 के बाद वेलोसिटी नीचे क्या करता जाएगा, गेन करता जाएगा, यानी कि वेलोसिटी क्या हो रहा है, अब इंक्रीज कर रहा है। तो मोशन क्या हो रहा है, अब इसके बाद
इंक्रीज कर रहा है। लेकिन ध्यान से देखो, स्लोप अगर निकालेंगे बेटा, किसी भी पॉइंट के लिए निकाल लो 8 - 6, ठीक है। तो यहां पर स्लोप जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो 10 इस दोनों पॉइंट के लिए अगर निकालें तो 10 - 20, 10 - 20 कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो स्लोप क्या मिलेगा हमको, निगेटिव मिलेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, 5 से 10 सेकेंड वेलोसिटी गेन कर रहा है, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। तो यहां पर देखें 5 से 10 सेकेंड में बेटा वेलोसिटी गेन कर रहा है और रिवर्स डायरेक्शन में भी है। 5 से 10 सेकेंड में वेलोसिटी गेन कर रहा है लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। तो क्या हो गया, ये गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर आपके लिए क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या हो गया, सी हो गया। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है यहां पर कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन सम स्पेस, द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस of an imaginary cube of side A in the space is phi. The net flux passing through the surface of an imaginary surface of radius A in the space will be. ठीक है, तो पहले कह रहा है बेटा कि कोई नेट फ्लक्स है, नेट फ्लक्स है किसी स्पेस में है, ठीक। तो स्पेस में नेट फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी और वही किसी सरफेस के लिए वैल्यू उसकी कितनी हो जाएगी। तो पहले स्पेस के लिए, फिर हमारे लिए किसके लिए पूछ रहा है, किसी सरफेस के लिए। तो देखो सरफेस का जो यहां पर नेट फ्लक्स अगर मैं कहूं तो नेट फ्लक्स की पहले डेफिनेशन क्या होगी, नेट फ्लक्स की डेफिनेशन जो होगी इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है, यानी कि नेट फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, किसी भी सरफेस का जो इनक्लोज्ड एरिया होगा उसके टोटल चार्ज के एप्सिलॉन नॉट टाइम्स पर डिपेंडेंट होता है। तो ये होता है बेटा नेट चार्ज या नेट इनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो कई बार इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में पढ़ा होगा बेटा, सिंगल इंटीग्रेशन मतलब वन डायमेंशन, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन का मतलब सरफेस, 3 टाइम्स इंटीग्रेशन का मतलब वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां पर ये वैल्यू हो गई Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब दिया क्या हुआ था ये समझने की बात है। आपको सबसे पहले जो दिया हुआ था बेटा, वो सबसे पहली चीज दी हुई थी कि भाई किसी भी सरफेस किसी भी स्पेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले सरफेस। अब यहां पर स्पेस की बात करें तो हमने कहा सपोज चार्ज डेंसिटी ऑफ स्पेस इज रो, तो क्या हो गया, रो हो गया। ठीक है, अब स्पेस की बात है बेटा, तो स्पेस के लिए आप जो a लिखेंगे यानी डिस्टेंस जो लिखेंगे तो स्पेस के लिए क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो हमने कहा सीधे कि फॉर स्पेस चार्ज डेंसिटी कितना मान लिया, रो मान लिया, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो और a क्यूब डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। ये हो गया हमारे लिए, किसके लिए, स्पेस के लिए चार्ज डेंसिटी। लेकिन वही काम हम लोग किसके लिए लिखेंगे, अभी दूसरा कंडीशन उसके आगे क्या पूछ रहा है, किसी स्फीयर के लिए। तो स्फीयर के लिए क्या होता है बेटा, फाई वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर होता है। ठीक, तो देखो इसका जो टोटल सोल्यूशन आएगा, हालांकि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से आता है, ठीक, तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। बट आपको अगर कभी भी स्पेस के लिए आए तो कंडीशन क्या है, रो a क्यूब डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब इसके आगे चले जाते हैं। अब मान लो किसी, जैसे कि ये सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पर चार्ज कितना होगा, इस सरफेस पर चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज कितना है, फाई। इस सरफेस पर चार्ज बेटा क्या हो जाएगा, हमने कहा फाई डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाई डैश हो जाएगा। जब फाई डैश होगा तो फाई डैश की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होनी चाहिए, या E वेक्टर डॉट ds होना चाहिए। क्या होना चाहिए, E वेक्टर डॉट ds होना चाहिए। तो ये हो जाएगा सरफेस और E वेक्टर डॉट ds हो जाएगा। तो E ds cos थीटा, हम मानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो चार्ज है उसका डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो cos 0 क्या हो गया, 0 हो गया। ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर आ जाएगा तो उसके फॉर्म में हम वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, अब यहां पर और आगे आ जाते हैं फर्दर कि सोल्यूशन के फॉर्म में क्या हो जाएगा।
तो फर्दर आगे बेटा क्या हो जाएगा, फाई डैश की वैल्यू जो हो जाएगी, देखो ई डी एस कॉस जीरो हो गया, ठीक है, तो हमने ई लिख दिया। अब इसको किसके फॉर्म में लिखेंगे, चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिखेंगे। तो चार्ज डेंसिटी के बराबर क्या हो जाएगा, जो भी चार्ज है रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे, ठीक। तो मैंने लिख दिया बेटा, इसके बाद रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, यानी कि सरफेस का इंटीग्रेशन कर देंगे। सरफेस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके लिए, 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो हमने कहा सरफेस का जो एरिया होगा बेसिकली, तो जो सरफेस का एरिया है वो कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। यहां पर रेडियस जो कितना दिया हुआ है, ए क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। नाउ फाई डैश की वैल्यू जो हो जाएगी बेटा, फाई डैश की जो वैल्यू हो जाएगी, यहां पर देखो क्या इतना है, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब, ये किसके बराबर हो गया आपके लिए, ये हो गया रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब, जो हो गया फाई के बराबर हो गया। तो मैंने लिखा 4/3 पाई फाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए जो है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो कितना हो गया, फाई डैश इज इक्वल टू 4/3 पाई फाई हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट, तो बेटा यहां पर दिया हुआ है ए 2 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड, क्या दिया हुआ है, ए 2 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बी एज शोन इन द फिगर, ठीक है। तो फिगर नीचे आपके दिख रहा होगा। सप्लाइड बाय द बैटरी व्हेन इन फर्स्ट केस बैटरी positive terminal is connected to A and in second case when battery terminal of battery is connected to B will be represented by, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो पूछ क्या रहा था हमसे, द वैल्यू ऑफ द करंट सप्लाइड। तो बेटा प्रॉब्लम में क्या पूछा था, इलेक्ट्रिक करंट पूछा था, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट अक्रॉस D1 और अक्रॉस D2। तो पीएन जंक्शन डायोड दिया हुआ है, यहां पर देखो A से B इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, D1 फॉरवर्ड बायस्ड हो गया और D2 हमारे लिए क्या हो गया, देखो ये D2 क्या हो गया, रिवर्स बायस्ड। तो D1 क्या है, फॉरवर्ड बायस्ड, D2 क्या है, रिवर्स बायस्ड। अब यहाँ पर एक कंडीशन भी आप जान लीजिए, जब भी आप फॉरवर्ड बायस्ड की बात करेंगे इसका मतलब रेजिस्टेंस जो होगा वो कम होगा, ठीक है। D1 के क्रॉस रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। नहीं भी दिया हुआ है तो आप ये बात समझ लीजिए, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो भी फॉरवर्ड बायस टर्मिनल के अक्रॉस रेजिस्टेंस होगा वो लो होगा, रिवर्स बायस टर्मिनल के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा वो हाई होगा, ठीक है। तो बेटा इसके लिए हमने कहा पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V2, ठीक। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट I1, इसके लिए क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट I2। बट ये किसमें जुड़े हुए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब V1 और V2 क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये हटा दिया, मैंने कहा ये हो गया। तो बेटा हमने कहा फॉर पीएन जंक्शन डायोड कितना हो जाएगा हमारे लिए, ध्यान से देखो, I1, तो V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, हेंस I1 इज इक्वल टू V अपॉन R, इसको R1 इसको R2 मान लिया। तो I1 की वैल्यू हो गई बेटा V यानी कि 2 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 5, तो 0.4, तो I1 की वैल्यू मिल गई 0.4 एम्पियर। इन द सेम वे I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R2, V है 2, R2 कितना है बेटा 10, हेंस 0.2 एम्पियर। तो करेक्ट आंसर क्या मिल गया, डी वाला मिल गया। I1 की वैल्यू 0.4 एम्पियर, I2 की वैल्यू 0.2 एम्पियर। अब एक चीज और समझ लो, यहाँ पर मान लो कभी आपसे जो ऑप्शन है डी वाला ऑप्शन तो है, ठीक है, लेकिन मान लो हो सकता है ऑप्शन दिया में क्या हो, सिर्फ 0.4 दिया हुआ है, ऐसे ऑप्शन ना दिया हो कि 0.4 और 0.2, क्या दिया हुआ है, सिर्फ ऑप्शन 0.4 एम्पियर, एक ऑप्शन दे दिया 0.2 एम्पियर। तब आप करेक्ट कौन सा लगाएंगे, तब आप फॉरवर्ड बायस वाला लगाएंगे। क्यों, क्योंकि उस जो रिवर्स बायस है उसके क्रॉस आप करंट 0 मान लेंगे, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड बायस के लिए इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा हो जाएगा। ओके बेटा, फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। So the next question is the velocity of sound in air at NTP is 330 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। What will be its value when temperature is doubled and pressure is halved?
क्या दिया हुआ है, प्रेशर को हाफ कर दिया और टेम्परेचर को डबल कर दिया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी। ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर जाते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस V इज इक्वल टू अंडर रूट गामा RT डिवाइडेड बाई कैपिटल M। ठीक है, तो क्या मिला हम लोगों को बेटा, V इज इक्वल टू गामा RT डिवाइडेड बाई M। तो गामा R एंड कैपिटल M are constant, hence we can say that V is directly proportional to T। दो डिफरेंट वेलोसिटीज हैं बेटा, दो डिफरेंट टेम्परेचर हैं, तो हमने कहा V1 जब है तो टेम्परेचर कितना दिया हुआ है आपके लिए 330। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 330 दिया हुआ है। V2 क्या हो जाएगा, when T डैश यानी कि नेक्स्ट टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 2T हो जाएगा। तो क्या करें बेटा, V1 अपॉन V2 डिवाइड कर लिया, अंडर रूट, देखो बाकी सब कांस्टेंट है वैसे भी कट जाएंगे। ठीक, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, T अपॉन T डैश। ठीक, V1 की वैल्यू आपको पता है कितना है, 330 है, डिवाइडेड बाई बेटा V2 हो गया, इज इक्वल टू T की वैल्यू आपको पता है 330 और डिवाइडेड बाई T डैश की वैल्यू हमारे लिए कितनी हो जाएगी, 2T हो जाएगी। सॉरी, टेम्परेचर T दिया हुआ था, ओके, T1 इज इक्वल टू T और T2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स डबल टेम्परेचर कर दिया था। वेलोसिटी दिया हुआ था 330 मीटर पर सेकेंड, तो ये बेटा T हो गया। T से T कैंसिल आउट हो गया, तो V2 इज इक्वल टू हमारे लिए कितना मिल जाएगा, V2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इधर आ जाएगा और क्या हो जाएगा 330। सो V2 इज इक्वल टू 330 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड। इससे क्या पता चला, इफ वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर देन वेलोसिटी विल ऑल्सो इंक्रीजेस, जो कि यहीं से डायरेक्टली दिख रहा है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर व्हेन गामा R एंड कैपिटल M इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर डायटोमिक, ट्राइएटोमिक, मोनोटोमिक गैस लेंगे वो उस पर डिपेंड हो जाएगा। जो वैल्यू आप मोनोटोमिक, डायटोमिक, ट्राइएटोमिक की लेंगे तो क्या हो जाएगा, V इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। तो मोनोटोमिक के लिए कम, डायटोमिक के लिए ज्यादा, ट्राइएटोमिक के लिए उससे ज्यादा हो जाएगा फर्दर। ठीक, तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, सी वाला ऑप्शन दिया हुआ है 330 रूट 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, सी वाला हो गया। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग मास सिस्टम इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, कितना दिया हुआ है, E बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। सपोज द ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज रिप्लेस्ड बाई अनदर पार्टिकल ऑफ डबल द मास while the amplitude A remains the same, the new mechanical energy will be। ठीक, तो क्या काम किया गया है, यहाँ पर मास को डबल किया गया है while the amplitude remains constant। तो पहले E बराबर लिखते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ जल्दी से पॉज करके वीडियो। तो देखो बेटा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, E बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर दिया हुआ है। कह रहा है बेटा कि एनर्जी क्या हो जाएगी इफ इस मास को क्या कर दिया जाए, 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाए। तो तुमने कहा अगर नेक्स्ट वाला जो मास है m डैश मान लेते हैं, वो इंक्रीज होके 2 टाइम्स हो जाए इसके 2m, तो E यानी कि नेक्स्ट एनर्जी, ये E है तो नेक्स्ट एनर्जी क्या मान लें, E डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट। सो वी नो दैट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, अंडर रूट k/2m वेयर k इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक, तो ये वाला फॉर्मूला E डैश बराबर कितना हो जाएगा बेटा, E डैश बराबर 1/2 m की जगह कितना होना चाहिए, 2m या m डैश कह लें, m डैश ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया 1/2 m डैश की वैल्यू बेटा दी हुई है 2m, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर बराबर k/2m। तो ओमेगा स्क्वायर हो गया बेटा k/2m, a स्क्वायर रह जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल, हमारे पास कितना बचा, E डैश बराबर 1/2 k a स्क्वायर, क्या बचा,
ई डैश इज इक्वल टू 1/2 KA²। तो ये जो 1/2 KA² मिला है, अगर देखा जाए तो फिर से हमारे पास क्या मिल गया, इसी वैल्यू के बराबर मिल गया है। तो यहां पर क्या हुआ कि एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट है बेटा, तो क्या हो जाएगा, कह सकते हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि ई डैश किसके बराबर हो गया, ई के बराबर हो गया, यानी कि एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो एनर्जी पर कोई भी फर्क पड़ा ही नहीं अगर आपने मास को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया तो। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इन ए फिजिकल बैलेंस वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। ठीक है, ICSE वाले क्लास 10th। तो व्हेन 5 mg वेट इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट पैन। ठीक, तो बेटा यहां पर एक काम करता हूं, जल्दी से मैं बना देता हूं, ये कोई होगा, ठीक है, लेफ्ट और राइट बना लिया। तो यहां पर हमने कहा इनकेस कुछ दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो हमने कहा इस पे रख दिया। तो लेफ्ट वाले पे बेटा कितना रख दिया, 5 mg, यानी कि 5m जो है 5m मास है, और भाई ग्रेविटी की वजह से जी तो लगेगा ही लगेगा, तो ये हो गया 5 mg दिया हुआ है, इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट पैन। द बीम बिकम्स हॉरिजेंटल, बोथ द इम्पिटी पैन्स ऑफ द बैलेंस आर ऑफ इक्वल मास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहां पर क्या दिया हुआ बेटा, पहले से ही दिया हुआ है m1g और यहां पर दिया हुआ है m2g। ठीक है, इस पोजीशन पर मान लें, इसका रेडियस मान लिया बेटा r1 और इसका रेडियस मान लिया यहां से यहां तक का r2, ये सेंटर हो गया। तो इनिशियली क्या रहा होगा कि जब ये 5 mg नहीं रखा था तो हो सकता है कि ये हमारे लिए बैलेंस्ड रहा हो सकता है, जरूरी नहीं है। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, एवरी ऑब्जेक्ट that is weight using this balance appears lighter than its actual weight। ठीक, क्या कह रहा है कि भाई जो वेट आप मेजर कर रहे हैं वो अपीयर जो कर रहा है वो एक्चुअल वेट से कम है। लेफ्ट आर्म इज शॉर्टर देन राइट आर्म। ठीक, यानी ये वाला आर्म जो है R1 वो छोटा है एज कंपेयर टू R2 के। ठीक है, देखते हैं, बोथ द आर्म्स आर ऑफ सेम लेंथ। ठीक है, दोनों सेम लेंथ के। लेफ्ट आर्म इज लॉन्गर देन राइट आर्म। ठीक, ये तो बहुत आसान है, मुझे वैसे ही दिख रहा है कि भाई 5 mg रखकर अगर मुझे क्या करना पड़ा है, 5 mg अगर रखकर मुझे इसको बैलेंस करना पड़ा है तो इट इज ऑब्वियसली कि ये और ये आर्म्स तो बराबर हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, और रही बात कि मास बराबर होने की या अपीयर कम या ज़्यादा होने की, तो यहाँ पर कोई ग्रेविटी के अंडर तो हम है नहीं, मतलब कोई लिफ्ट के अंदर की यहाँ पर कंडीशन चेंज हो जाएगी। ठीक, ऑब्जर्वर मूविंग तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपने कहा बेटा कि जो भी कंडीशन होनी चाहिए एट सेंटर O, इस टोटल का मान लिया मास m1 और इसका मास मान लिया m2। तो हमने कहा m1 r1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 r2। किसके लिए बेटा, फॉर द बैलेंस्ड कंडीशन। m1 की वैल्यू कितनी है, 5 mg प्लस m1g है, तो m1 कितना है, 5 mg प्लस m1g, r1 बराबर m2 कितना है, m2g r2। g से g सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा बेटा, 5 mg प्लस m1 r1 बराबर m2 r2। तो क्या करें, r1 अपॉन r2 का रेशियो निकाल लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। तो r1 अपॉन r2 बराबर क्या मिल जाएगा, m2 अपॉन m1 प्लस 5 mg। क्या दिया हुआ है, m2 अपॉन m1 प्लस 5 mg। नाउ लुक दिस वैल्यू। तो m2 अपॉन m1 प्लस 5m, यानी कि यहां पर आप इजीली कह सकते हैं m1 प्लस 5m। m1 प्लस 5m इज ऑलवेज ग्रेटर देन m2। m1 प्लस 5m इज ऑलवेज ग्रेटर देन m2। क्यों, क्योंकि यहां पर कह रहा है जो m1 और m2 खाली पैन है बेटा, तो m1 और m2 क्या है,
m1 और m2 खाली पेन है, यानी दोनों बराबर है। तो दोनों बराबर हो गए बेटा, तो यहां पर ये किसके बराबर हो जाएगा, मान लिया हमने m1 m2 बराबर है, तो ये लिख दिया मैंने m1 अपॉन m1 प्लस 5m। अब यहां पर मान लो 10 रखा, तो ये क्या जाएगा 10 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा नीचे 15। तो जो आपको नीचे वैल्यू मिल रही है वो हमेशा ज़्यादा मिल रही है, और जब नीचे वैल्यू ज़्यादा मिलती है इसका मतलब वैल्यू आपको क्या मिलेगा, जो इसका रेशियो है लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1, ऑलवेज लेस देन 1। अगर ऊपर की वैल्यू बड़ी है तो ग्रेटर देन 1, अगर ऊपर की वैल्यू छोटी है और नीचे की वैल्यू बड़ी है तो क्या मिलेगा, लेस देन 1। तो मैं कह सकता हूँ m1 प्लस 5m इज ऑलवेज ग्रेटर देन m, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा r1 अपॉन r2 लेस देन 1 हो जाएगा। तो क्या हो गया बेटा, r2 इधर लाया, r2 इज ग्रेटर देन r1, क्या मिल गया, यानी कि इसके लिए r2 हमेशा ग्रेटर देन r1 होना चाहिए, तभी ये बैलेंस्ड होगा। तो जब बेटा ये कंडीशन आ गई, इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट आर्म शॉर्टर देन है राइट आर्म, ठीक है। तो ये वाला आंसर हो गया। तो लेफ्ट आर्म क्या मिल गया आंसर, लेफ्ट आर्म इज शॉर्टर देन राइट। तो आई थिंक सी ऑप्शन था, ठीक। अब नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, the product of the binding energy of the electron in the nth orbit and its radius in the nth orbit, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पूछ रहा है बेटा। तो बाइंडिंग एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करेंगे किसके, प्रोडक्ट ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, ठीक है भाई। तो ये क्या पूछ रहा है, E और R का प्रोडक्ट पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है, किसके लिए पूछ रहा है, nth ऑर्बिट के लिए पूछ रहा है। तो इंडिविजुअली अगर देखा जाए बेटा, तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है। तो nth ऑर्बिट के लिए एनर्जी कितना हो जाएगा, En इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1, सेकेंड ऑर्बिट है 2, तो E2 बराबर 1/4, थर्ड ऑर्बिट एंड द सेम, ठीक। इसी तरीके से जो रेडियस होता है Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, n स्क्वायर होता है। हेंस प्रोडक्ट ऑफ EnRn पूछ रहा है बेटा, तो EnRn बराबर कितना हो जाएगा, 1/n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। तो EnRn जो है वो किस पर प्रोपोर्शनल है, किसी कांस्टेंट वैल्यू पर है। तो यहां पर कह सकते हैं EnRn इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑर्बिट, ठीक है। तो यहां पर बेटा हम लोग को किसके लिए पूछ रहा है, हाइड्रोजन एटम के लिए पूछ रहा है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए क्या हो जाएगा, E1 और R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R1। हाइड्रोजन एटम यानी कि एनर्जी, लोवेस्ट एनर्जी कितनी होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। R1 यानी कि किसका डिस्टेंस बेटा, हाइड्रोजन का डिस्टेंस। हाइड्रोजन का डिस्टेंस क्या होता है, 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक। तो ये हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 7 के आसपास आएगा, क्योंकि ये हाफ हो जाएगा। तो जो ऑप्शन में आ रहा होगा बेटा 7 के आसपास वही हो जाएगा, वरना मल्टीप्लाई कर लो, ठीक। ये हो जाएगा 6 3 8, 6 5 30, तो 2 हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर 7 के आसपास एक ही आंसर दिया हुआ है बेटा, हैज़ कांस्टेंट वैल्यू 7.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, ठीक। 10.2 तो होगा नहीं, इसका हाफ कितना हो जाएगा, देखो 7 के आसपास आ जाएगा, वही है आंसर, ठीक। नहीं तो आप पूरा कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा आंसर आ गया जो हमारे पास वो 7.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये हो गया E1 R1 की वैल्यू। सो करेक्ट आंसर इज डी। अब मूव कर जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके लिए कि a satellite of mass m is orbiting the earth, वो उसका रेडियस कितना दिया हुआ है अर्थ का, कैपिटल R, एट ए हाइट h फ्रॉम इट्स सरफेस, द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इन टर्म्स ऑफ g0, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस इज। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ अर्थ सरफेस
ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछ रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले बेटा जो आपको याद होना चाहिए वो टोटल एनर्जी है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टोटल एनर्जी? द टोटल एनर्जी इज माइनस GMM अपॉन 2R होता है। ओके, तो यहां पर सबसे पहली चीज कि ऑप्शन में तो बेटा यही ढूंढ लो कि कौन सा निगेटिव है। तो अगर चारों में से निगेटिव आपको मिलता है सिर्फ एक, तो बिना कुछ किए वही टिक, ठीक। नहीं तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन सेकंड और फोर्थ वाला दिया हुआ था निगेटिव। तो जब पोटेंशियल एनर्जी हमारी निगेटिव होती है, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बहुत कम होती है। तो काइनेटिक एनर्जी बहुत कम हो गई तो डिपेंड किस पर कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी पर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, निगेटिव होती है। और टोटल एनर्जी कितनी होती है बेटा, E इज इक्वल टू माइनस GMM अपॉन 2R, ठीक। कहां पर कह रहा है, एट एनी हाइट, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R प्लस H हो जाएगा। इस GM को क्या करेंगे, रेडियस के फॉर्म में लिख देंगे बेटा। तो GM बराबर कितना होता है, GR स्क्वायर, G डैश होता है बट यहाँ पर G नॉट दिया हुआ है। देयरफॉर इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, E इज इक्वल टू माइनस G नॉट R स्क्वायर, यानी कि mg नॉट R स्क्वायर अपॉन 2R प्लस H। बस 2 लाइन में आंसर खत्म, ठीक। तो यही पूछ रहा था, तो तुम्हारे लिए कितना मिल जाएगा, ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी E बराबर टोटल एनर्जी माइनस mg नॉट R स्क्वायर अपॉन 2R प्लस H। कह सकते हैं आप कि अबव द हाइट आपके जाने पर यहाँ पर एनर्जी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। क्यों इंक्रीज हुई है, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है, ठीक। फर्दर बेटा आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। तो ऑप्शन बी आई थिंक दिया हुआ था, माइनस mg नॉट R स्क्वायर upon 2R plus H. Okay, so option B is correct. Okay, so here is the cyclic process का एक क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा। A cyclic process ABC is shown in the VT diagram process on the PV diagram, ठीक। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर ड्रॉ नहीं करने वाला, आप स्क्रीन पर देख लीजिए जो ऑप्शन दिया हुआ है, V वर्सेस T दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर दिया हुआ है बेटा ABCA, कहां से गया, A से B गया। ये देखो कुछ ऐसे दिया हुआ है कि बेटा गया A से B, B से C और C से A, A से B, B से C और C से A। ये दिया हुआ है वॉल्यूम और ये दिया हुआ है टेम्परेचर, बस खत्म। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन मुझे लग रहा है फिलहाल। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है ऑप्शन में बेटा, ए प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, बी भी है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, सी भी है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, डी भी है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। तो ए में क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, ए में क्या हो रहा है, ए से बी तक प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट बट वॉल्यूम, ए वाला ऑप्शन देखो नीचे क्या दिया हुआ है बेटा, ए से बी तक प्रेशर जो है कांस्टेंट है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ए से बी तक प्रेशर कांस्टेंट है बट वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। जबकि यहां के अकॉर्डिंग ए से बी में क्या हो रहा है बेटा कि देखो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो जब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो गया तो ये क्या हो गया, प्रेशर कांस्टेंट हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। तो A से B के लिए क्या होना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में A से B में क्या हो रहा है कि हमारा प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, सॉरी प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। ओके, दूसरा वाला देख लेते हैं बेटा, A से B प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, यानी कि दूसरा वाला तो गलत हो गया। सी वाला ऑप्शन देख लेते हैं, A से B, ठीक, देखो ये फिर से है सी वाला, तो ये क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये भी हो सकता है सही। डी वाले ऑप्शन में A से B प्रेशर इज डिक्रीजिंग, तो आपके लिए तो दो ऑप्शन हट गए, ठीक, B और D हट गए, बचा A और C। तो पहले वाले में क्या था, प्रेशर कांस्टेंट था। नाउ लुक फ्रॉम B टू C, B टू C में क्या हो रहा है बेटा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। अब ऑप्शन में आ जाओ, ऑप्शन बी में क्या हो रहा है, बी टू सी वॉल्यूम
क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है। B2C में क्या हो जा रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जा रहा है। एज वेल एज जो आपका C वाला ऑप्शन है बेटा, उसमें भी क्या हो जा रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जा रहा है। ठीक, तो ये दोनों ऑप्शन अभी भी फिलहाल हमारे लिए करेक्ट हैं, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो वहां पर भी, और दूसरे वाले में V कांस्टेंट, वो भी आपके लिए क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग बात करते हैं थर्ड वाले प्रोसेस में। तो बेटा थर्ड वाला प्रोसेस क्या हो जाएगा, C2A। तो C2A में टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, सो C2A में देख लेते हैं आपका B ऑप्शन क्या है, C2A। C2A, वी नो दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया बेटा। तो यहां पर जो B ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या हो रहा है, आपके लिए टेम्परेचर डिक्रीज हो जा, उल्टा जा रहा है। ध्यान से देखो, C वाला ऑप्शन उल्टा जा रहा है, जबकि कहाँ जाना चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो B ऑप्शन भी आपके लिए गलत हो गया। द ऑप्शन C इज करेक्ट। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो वहां पर आपके लिए वैल्यू C वाली सही है। ओके, फिर नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कंसीडर अ कंपाउंड स्लैब consisting of two different materials having equal length, thickness, cross section and thermal conductivity K and 2K दिया हुआ है। ठीक है, respectively are connected in series. The equivalent thermal conductivity of the slab is। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, जिसकी कोई इंतहा नहीं, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। K इक्विवेलेंट बेटा सीरीज में जुड़ा हुआ है, K इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2, दो ही दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2। क्या कह रहा है, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया सब कुछ सेम है, सिर्फ K1 और K2 की वैल्यू चेंज है। तो L1 बराबर L2 बराबर किसके मान लिया, L के मान लिया। तो बेटा ये हो गया L प्लस L डिवाइडेड बाई L, K1 की वैल्यू कैपिटल K दी हुई है, L2 फिर से वही अपॉन K2 हो जाएगा। L कॉमन ले लूँ मैं यहाँ से, तो ये हो गया 2, और ये हो जाएगा बेटा यहाँ से भी L कॉमन ले लिया, तो हो जाएगा 1 अपॉन K प्लस 1 अपॉन 2K। L से L कैंसिल आउट, 2K यहाँ आ जाएगा, K यहाँ आ जाएगा, तो 2K प्लस K 3K हो जाएगा। ठीक है, तो K इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 2 अपॉन, ये हो जाएगा बेटा 2K, और ये हो जाएगा प्लस K, और ये ऊपर यानी कि सबसे ऊपर चला जाएगा इंटू 2K स्क्वायर। हेंस K इक्विवेलेंट यानी थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, K स्क्वायर, रुक जाओ, 4K स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3K, एक से एक कैंसिल आउट हो गया, तो 4/3K हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कितनी हो गई बेटा, 4/3K हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करते हैं। द करेक्ट आंसर इज C। क्या दिया हुआ है बेटा, two identical satellites A and B, two identical satellites A and B revolve around the sun in a circular orbit, radius distance r and 3r। ठीक है, तो दो डिस्टेंस दिया हुआ है बेटा, दो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, r1 बराबर 3r और r2 बराबर क्या दिया हुआ है, r2 बराबर 3r दिया हुआ है और r1 बराबर दिया हुआ है r दिया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा द रेशियो ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए एंड बी इज, रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम पूछ रहा है बेटा, तो रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा, वी नो दैट P इज इक्वल टू क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, P इज इक्वल टू mv ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, v ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला √gm अपॉन r। तो बेटा यहाँ से P1 बराबर हमारे लिए कितना मिल जाएगा, P1 बराबर मिल जाएगा m v नॉट कितना हो जाएगा, gm अपॉन r1, और डिवाइडेड बाई P2 करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा, m √gm अपॉन r2। ठीक है, r1 और r2 की वैल्यू अभी देखते हैं, पहले ये सॉल्व कर दूं मैं। P1 अपॉन P2 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, तो P1 अपॉन P2 सब कैंसिल आउट हो जाएगा, gm mm, तो ये r2 अपॉन r1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, r2 अपॉन r1। हेंस वी कैन से P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √r। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है बेटा कि इनिशियली रेडियस r था,
R इंक्रीज हुआ है। तो R2 में क्या हो जाएगा R प्लस 3R और R1 में क्या हो जाएगा R प्लस R। तो P1 अपॉन P2 बराबर कितना हो जाएगा, R2 की वैल्यू बेटा पहले R था और 3R इंक्रीज हो गया डिवाइडेड बाई R1, इससे पहले R था R इंक्रीज हो गया तो R प्लस R। ये बेसिकली क्या है कह सकते हैं आप, हाइट है, R प्लस H ऐसे समझ लो, R प्लस H है। तो ये क्या दिया हुआ है बेटा, H दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, H दिया हुआ है। तो समझ गए R हमारे लिए कितना था, R तो R रहेगा, H कितना है 3R, तो R प्लस 3R और नीचे वाला R प्लस R। तो ये हो जाएगा 4R डिवाइडेड बाई 2R। तो P1 अपॉन P2 4R डिवाइडेड बाई 2R कितना हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। तो अंडर रूट 2 अपॉन 1, तो P1 इज टू P2 बराबर अंडर रूट 2 इज टू 1। ये हो गया आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट एक देख लेते हैं और जल्दी से बेटा। नेक्स्ट वाला क्या है कंडीशन कि आंसर कौन सा सही था, उसमें देख लेना जो भी सही हो, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, ओके बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए बॉडी इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन विद टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0.5 सेकेंड। ठीक, तो पहले क्या दिया हुआ है, टी इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। एम्पलीट्यूड ए बराबर 1 सेंटीमीटर, 0.5 सेकेंड, ए बराबर 1 सेंटीमीटर। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी इन द इंटरवल इन विच इट मूव्स फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड हाफ हो जाएगा, तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है बेटा। और जो ऑप्शन दिया हुआ है वो सारे ऑप्शन सेंटीमीटर पर सेकंड में दिए हुए हैं, ड्यू टू दैट वी डोंट नीड टू चेंज दिस वैल्यू। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं कहाँ पर, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। सो अकॉर्डिंग टू सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ पर हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक, तो x की वैल्यू यानी कि एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, a बाई 2 जब हो जाएगा तो उस केस में टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, तो a साइन ओमेगा टी, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। 1/2 कितना होता है बेटा, साइन 30 डिग्री होता है। साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यस कह सकते हैं 30 डिग्री यानी π/6 कितना हो जाएगा 1/2। तो इसकी जगह क्या मैं लिख सकता हूँ, साइन π/6 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। तो π/6 इज इक्वल टू कितना मिल गया, ओमेगा टी। हेंस टी इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, π/6 ओमेगा। ठीक है, ये वैल्यू मिल गई हम लोग। तो बेटा ये वैल्यू जब मिल गई तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2π। ठीक, देयरफॉर टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/6 इंटू 2π कैंसिल आउट हो गया। हेंस टी बराबर कितना हो जाएगा 1/12। ओके, तो यहां पर हम जानते हैं बेटा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट बेटा कितना है, डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं हमारे लिए कितना है, हुआ था डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है हमको 0 पॉइंट यानी कि कहां पर गया, ये दिया हुआ था 1/2, तो a/2 और टाइम पीरियड हम लोगों को कितना मिल के आया है 1/12 ऑफ द टाइम पीरियड। तो 1/12 ऑफ द टाइम पीरियड मतलब t/12। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा बेटा, a/t इंटू ये ऊपर चला जाएगा 12/2। ठीक है, तो 12/2 ये हमारे लिए कितना हो जाएगा, यहाँ से देख लेते हैं। a की वैल्यू अगेन दी हुई है 1 सेंटीमीटर, कैपिटल T इज इक्वल टू दिया हुआ है 5, तो 1 डिवाइडेड बाई 0.5 मतलब 1/2 इंटू 12, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बेटा आ जाएगा आंसर 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो द करेक्ट आंसर इज 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मूव कर जाते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट वाला क्या दिया हुआ है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ करंट आई फ्लोज थ्रू अ थिन वायर शेप्ड एज रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ एन साइड which can inscribed in a circle of radius r. The magnetic field induction at the center of polygon due to one side of the polygon is.
ठीक है, तो देखते हैं ये वैल्यू कितनी आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा अभी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, दिस वन इज ऑल्सो इजी क्वेश्चन। बेटा एक क्या काम दिया हुआ है, पॉलीगॉन दिया हुआ है, ये मान लेते हैं पॉलीगॉन हो गया। ठीक है, एन साइड है, ठीक है, तो साइड डिसाइड नहीं करते हैं, हमारे लिए हो गया बेटा ये पॉलीगॉन हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से बहुत सारे हो गए। सो देयर आर एन साइड्स। एन साइड्स जब हो गए बेटा, तो हमने कहा एक काम करते हैं, किसी एक साइड के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या काम किया हमने, ये वाला साइड ले लिया और इसके एक लाइन परपेंडिकुलर दे दिया। रेडियस दिया हुआ है बेटा आर, क्या दिया हुआ है आर, तो ये वाला मान लिया हमने आर, स्मॉल आर, और ये दिया हुआ है रेडियस ऑफ पॉलीगॉन कैपिटल आर। तो ये और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया है किसी भी पॉइंट पर, यहाँ वाले पे भी ड्रॉ कर सकते हो। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करें तो देखो जो एंगल बनेगा पॉलीगॉन का वो कितना बनेगा भाई, यहाँ पर देयर आर एन नंबर ऑफ साइड्स, तो देयर आर एन नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो जाहिर सी बात है ट्राइंगल में कितना हो जाएगा, ट्राइंगल का जो फॉर्मेशन होगा वो 180 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल पॉलीगॉन के लिए और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अल्टीमेटली एक ट्राइंगल देखो ऐसे ही तो बन जाएगा, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, देयर आर एन साइड्स, तो बेटा ये एंगल बराबर हो गया, ये एंगल पाई बाई एन हो गया, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, पाई बाई एन हो जाएगा। तो ये पाई बाई एन हो गया, ये एंगल पाई बाई एन हो जाएगा। इन द सेम वे सारे एंगल्स कितने हो जाएंगे, पाई बाई एन हो जाएंगे। ठीक है, तो बेटा अगर ये वाला सिर्फ देखो, सिर्फ इतना, तो हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर में हम लोग को क्या मिला था, ये φ1 था, ये दूसरा वाला φ2 था। तो हम लोग को क्या मिला था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर ही तो हो गया, ये स्ट्रेट वायर, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आउट करना है। अरे ऐसे बनाया था, ठीक, ये वायर हो गया, ये लो, ठीक, ये अल्फा मान लो बेटा, ये बीटा मान लो, और ये एंगल हम लोगों ने क्या कह लिया था, φ1, ये एंगल φ2। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये वाला डिस्टेंस यानी ये वाला डिस्टेंस आर। ठीक है, cos φ1 प्लस cos φ2, cos φ1 प्लस cos φ2 वहां पर होता था, बट यहां पर φ1 और φ2 की वैल्यू सेम हो गई, तो क्या हो जाएगा बेटा, cos नहीं होता था साइन, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 साइन फाई की वैल्यू कितनी है, पाई बाई एन है, तो बेटा 2 पाई बाई एन हो जाएगा। ये मिल गया हम लोगों को, बट ये आर नहीं चाहिए हमको, तो ये आर चाहिए ना। तो हमने कहा बेटा ये पता हुआ है, देखो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, तो cos पाई बाई एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देयरफॉर cos पाई बाई एन निकाल लिया, cos पाई बाई एन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी r अपॉन कैपिटल R। हेंस स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r cos पाई बाई एन। ले जाके यहाँ पर रख देते हैं इस r की वैल्यू बेटा, b वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू 2, यहाँ पर आ जाएगा साइन पाई अपॉन एन आ जाएगा, और कॉस पाई अपॉन एन आ जाएगा, और कैपिटल आर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। हेंस b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर tan पाई बाई एन, आंसर आ गया। ठीक है, ये वाला हो गया आंसर। तो ये जो भी करेक्ट आंसर होगा लिख लेना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आई थिंक क्या दिया हुआ है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर tan पाई बाई एन। द करेक्ट आंसर इज सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, ए कॉइल ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस 31 ओम। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस से दिया हुआ है बेटा, इंडक्टिव रिएक्टेंस लिख देता हूँ XL बराबर 31 ओम। उसके बाद दिया हुआ है हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम, तो R बराबर दिया हुआ है 8 ओम। ठीक, उसके बाद क्या दिया हुआ है, इट इज प्लेस्ड इन सीरीज। ठीक, सीरीज की कंडीशन दी हुई है, विद कंडेंसर ऑफ कैपेसिटेंस रिएक्टेंस 25 ओम, तो XC क्या दिया हुआ है 25 ओम। ओके, उसके बाद द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स ऑफ 110 वोल्ट। ठीक है, कोई यूज नहीं है मुझे लगता है सर्किट में। उसके बाद क्या दिया हुआ है, द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज, द पावर फैक्टर बेटा पूछा है, पावर फैक्टर हमारे लिए कितना हो जाएगा, पावर फैक्टर इज इक्वल टू होता है cos फाई, दैट इज फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R अपॉन Z हो जाएगा।
तो बेटा r अपॉन z होने के लिए r तो आपको पता है बट z की वैल्यू नहीं पता है, तो z इज इक्वल टू कितना होता है अंडर रूट एक्स एल का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। तो एक्स एल का स्क्वायर हमारे लिए कितना हो जाएगा, सॉरी r का स्क्वायर, ठीक। तो ये 64 हो जाएगा, 31 माइनस 25 यानी 6 हो जाएगा, 6 यानी 36 हो जाएगा। तो 64 प्लस 36, 64 प्लस 36 इज इक्वल टू अंडर रूट 100, अंडर रूट 100 बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। देयरफॉर cos फाई यानी कि cos फाई की वैल्यू हो जाएगी बेटा r हो गया 8 और ये हो गया 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.8। सो द करेक्ट आंसर कौन सा हो गया आपके लिए, डी। द करेक्ट आंसर इज डी 0.8। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन मुझे दिख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट इन वन डायमेंशन। तो फर्स्ट वाला बेटा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन को डिनोट कर रहा है, यानी कि पहले क्या हो रहा है आप देख सकते हैं स्लोप डिक्रीज हो रहा है, देन स्लोप इंक्रीज हो रहा है रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक। तो ये हो गया बेटा, यानी कि ये क्या कर रहा है वन डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड वाला देखो सर्किल को है रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्किल मतलब ये कभी भी आपके लिए वन डायमेंशन हो ही नहीं सकता है। ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों को डिनोट कर रहा है, तो मतलब क्या हो गया टू डायमेंशन हो गया। तो मुझे नहीं लगता है अब आगे जरूरत है पढ़ने की। द करेक्ट आंसर इज बी। ओके, मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग राउंड द अर्थ in an orbit of radius r with time period capital T if the satellite is revolving around the earth in an orbit of radius r plus delta r। r plus delta r लिखने का मतलब क्या हो गया, एरर के फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। where delta r is much smaller than r it is obvious कि एरर जो होगा बेटा वो क्या होगा, बहुत कम होगा as compared to original value with time period t plus cap डेल्टा टी, और टी क्या हो जाएगा मच ग्रेटर देन डेल्टा टी दिया हुआ है। तो पूछा गया है बेटा कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान है। अकॉर्डिंग टू केपलर्स प्लैनेटरी मोशन टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आर क्यूब होता है, हिंस टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के आर क्यूब हो जाएगा। हम लोग को निकालना है बेटा डेल्टा टी, ठीक है। तो ये क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, 2 डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू 3, ये क्या हो जाएगा 3 डेल्टा आर अपॉन आर। तो ये चला जाएगा उधर, तो हमारे पास कितना मिल जाएगा बेटा डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, सॉरी टी डेल्टा आर अपॉन आर, और ये हो जाएगा 3/2। कॉम्बिनेशन क्या पूछा था बेटा देख लेता हूँ कॉम्बिनेशन, उसी हिसाब से आंसर आपको बताना पड़ेगा। तो कॉम्बिनेशन डेल्टा टी जो है डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू 3/2 डेल्टा आर अपॉन आर। द फर्स्ट वन इज करेक्ट आंसर, ठीक है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपके लिए। नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्मॉल कॉइन इज रेस्टिंग ऑन द बॉटम ऑफ ए बीकर फिल्ड विद लिक्विड, दिया हुआ है साफ साफ, ठीक है। अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉइन ट्रेवल्स अप टू द सरफेस, कहाँ से रे कॉइन ट्रेवल अप टू सरफेस फ्रॉम लिक्विड एंड मूव्स अलोंग इट्स सरफेस। हाउ फास्ट इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रैवलिंग इन द लिक्विड, ठीक है। क्या पूछा है, वेलोसिटी पूछा है। एक डायग्राम बना हुआ है, वही डायग्राम बना देता हूँ। 3 और 4 सेंटीमीटर बेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो पानी भर दिया है समझ लो, ये दिया हुआ है क्रिटिकल एंगल, ठीक, और ये दिया हुआ है 3, ये दिया हुआ है 4, ये दिया हुआ है क्रिटिकल एंगल, ये सब लिक्विड भरा हुआ है। तो ये वाली वैल्यू नहीं पता है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 9 + 16 25, तो ये क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। ओके, क्रिटिकल एंगल बेटा क्या हो जाएगा साइन सी इज इक्वल टू होता है क्रिटिकल एंगल, तो साइन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस ट्राइंगल में देखा जाए तो 3/5 हो जाएगा। क्रिटिकल एंगल क्या हो गया साइन सी इज इक्वल टू 3/5 हो गया। ऑल्सो वी नो दैट क्रिटिकल एंगल किसके फॉर्म में हो जाएगा बेटा लिक्विड से एयर के लिए हो जाएगा। तो साइन सी इज इक्वल टू यानी क्रिटिकल एंगल 1/लिक्विड 2, क्रिटिकल एंगल को म्यू से डिनोट करते हैं, ये हो गया एयर, ठीक है। अब हम जानते हैं क्या होता है, ये उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एयर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा बेटा एयर से म्यू लिक्विड, ठीक। तो 1/1 दिस किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि इसको 1/1 में कर दो तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो देख लो ये बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा एयर से म्यू लिक्विड। ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा, क्या डिनोट कर रहा है एयर से लिक्विड, यानी कि V/C। लिक्विड में वेलोसिटी
डिवाइडेड बाई एयर में वेलोसिटी, ठीक है। तो v अपॉन c हो गया। अब v अपॉन c क्या करेंगे, इसके बराबर रख देंगे, हेंस v बराबर कितना हो जाएगा 3/5 इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। तो ये हमारे लिए कितना हो जाएगा 9/5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो अप्रॉक्सीमेटली ये आ जाएगा 0.2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या कह सकते हैं 2 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड। सो द करेक्ट आंसर दिया हुआ है 9 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइड में हो जाएगा, तो 5 1 5, 4 बचा बेटा, तो 5 8 40, तो 1.8 द करेक्ट आंसर इज 1.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या दिया हुआ है, अ 10 वोल्ट बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम and 15 volt battery with internal resistance 0.6 ohm are connected in parallel to a voltmeter. The reading in the voltmeter will be close to, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है 10 वोल्ट 1 ओम और 15 वोल्ट 0.6 ओम। क्या दिया हुआ है देख लेना वहां पर, 10 1 ओम 15 0.6 ओम। और इसके अलावा बेटा पूछा क्या था, द रीडिंग इन द वोल्ट मीटर। तो रीडिंग इन द वोल्ट मीटर जो आएगा वो इक्विवेलेंट के फॉर्म में आ जाएगा, और इक्विवेलेंट के फॉर्म में जो आएगा बेटा वो फॉर्मूला ये होता है E1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। E1 की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा 10 दी हुई है, ठीक है। R2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, R2 दिया हुआ है 0.6 प्लस E2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, E2 की वैल्यू दी हुई है 15, R1 की वैल्यू दी हुई है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.6, ये क्या हो जाएगा 1.6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 1.6, ये क्या हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 1.6, कट गया 16 हो गया। ये हो जाएगा कितना 16 1 16, और कितना बच जाएगा 160 यानी 50 बच जाएगा। 50 का मतलब पॉइंट लगाया बेटा, पॉइंट लगाने के बाद कितना हो जाएगा 16 3 48, तो ये आ जाएगा 13 पॉइंट समथिंग। तो ये हमारे लिए अप्रॉक्सीमेटली आ गया 13 पॉइंट समथिंग। तो आंसर देख लेते हैं, उसी से कंफर्म हो जाएगा 13.1 वोल्ट दिया हुआ है एक ऑप्शन, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट 13.1, ठीक। सो द करेक्ट आंसर इज 13.1 वोल्ट। नेक्स्ट मूव कर जाते हैं बेटा, दिया हुआ है अ कॉपर बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज एट टेम्परेचर T, ठीक। तो इसके लिए तो मुझे फ़ोन हाथ में ही लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें क्वांटिटी बहुत सारी दी हुई है। तो 100 ग्राम इज एट ए टेम्परेचर कैपिटल T दिया हुआ है। इट इज़ ड्रॉप्ड इन ए कॉपर कैलोरीमेट्री ऑफ मास 100 ग्राम फिल्ड विद 170 ग्राम ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। सब्सिक्वेंटली टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज फाउंड टू बी 75 डिग्री सेल्सियस। T इज गिवन बाई कैपिटल T की वैल्यू पूछी गई है। तो आपको सिर्फ क्या करना है बेटा, नेट हीट लॉस इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, गेन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हीट गेन के बराबर मैंने कर दिया, हीट गेन के बराबर कर दिया, हो जाएगा नेट हीट लॉस। नेट हीट लॉस देख लेते हैं कहां से कहां तक हो रहा है, 100 इंटू 0.1। टेम्परेचर कहां से बेटा लॉस हो रहा है, T माइनस 75 हो रहा है। हीट गेन जो है वो दो डिफरेंट प्रोसीजर में दिया हुआ था, ठीक है। तो पहला कितना है 100 इंटू 0.1, और टेम्परेचर का जो चेंज है बेटा कहाँ से कहाँ तक है 75 माइनस 30, प्लस दूसरा वाला जो है उसकी वैल्यू हमारे लिए कितनी दी हुई है 170, और उसके लिए वैल्यू 1 है, और MC डेल्टा T, और डेल्टा T बेटा हो जाएगा फिर से वही 75 माइनस 30, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन निकाल लेना, T की वैल्यू जो आ जाएगी 885 डिग्री सेल्सियस आ जाएगी, ठीक है। तो ये टेम्परेचर मिल जाएगा, सोल्यूशन निकाल लेना, इसको मल्टीप्लाई करना, इनको ऐड कर देना, 10T आ जाएगा, 10T इज इक्वल टू डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जो भी आंसर आएगा 885 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ओके। सो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन ऑफ मास M, लेंथ L ऑफ टाइम T एंड करंट R वुड बी, ठीक। तो डायमेंशन पूछा है बेटा, डायमेंशन के लिए क्या जानते हैं हम लोग, V इज इक्वल टू होता है IR, और R इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन I, और इसके अलावा V क्या होता है बेटा, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है।
तो ये हो जाएगा W/Q और ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट को स्मॉल आई से डिनोट कर दिया और Q बराबर होता है बेटा I इंटू टी। देयरफॉर रेजिस्टेंस का हो जाएगा W/I स्क्वायर इंटू टी। वर्क डन का होता है ML/T-2 डिवाइडेड बाई I का हो गया बेटा I/T का टाइम हो गया T। देयरफॉर ये हमारे लिए रेजिस्टेंस ऑफ R मिल जाएगा ML/T-3I-2। So this is the correct answer. So which one is the correct? The D option is correct. Okay, तो मूव कर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. The next question given is the process of superimposing signal frequency, that is audio wave, on the carrier wave is known as मतलब ये क्या हो जाएगा, मॉड्यूलेशन हो जाएगा. ठीक है, तो जो ये है करेक्ट आंसर मॉड्यूलेशन हो जाएगा. कहाँ दिया हुआ है? द ऑप्शन सी इज करेक्ट. ठीक, तो फिलहाल बेटा वीडियो लेक्चर ज़्यादा हो रहा है, लंबा हो रहा है, तो अब बाकी सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूँगा. आज के लिए, अभी के लिए इतना ही. थैंक